डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी का मेजर पेपर 4। ओके, ये रांची यूनिवर्सिटी के साथ आपका एनपी यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए ही यूजफुल है। ओके, व्यू बहुत मस्त है, इसीलिए सोचे चलो आज छत में ही बना लेते हैं। आपको मैं थोड़ा सा अपना छत दिखाती हूँ। ओके, मैंने कितने सारे प्लांट लगाए हैं, चाहिए देखिए। ये सारा हम लगाए हैं, सारा नहीं बट एक दो पापा भी लगाए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमको लगाना। आप लोग भी लगाइए ताकि सुंदर भी दिखे और बैलेंस भी बना रहे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्या है, पेपर टाइटल क्या है, तो हिंदी कथा साहित्य। ठीक है, हिंदी कथा साहित्य लिटरेचर। उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, कहानी एवं उपन्यास। ठीक है, क्या पढ़ना है, कहानी एवं उपन्यास। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि कहानी उपन्यास आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि दो हिस्सा में डिवाइडेड है, गद्य और पद्य। ठीक है, तो ये क्या है, गव्य की विधाएं हैं। ठीक है, जैसे काइंड जेनर हम लोग इंग्लिश में पढ़ते वैसे विधाएं हैं। आपके मन में कुछ लिखने को है तो आप सेलेक्ट करोगे ना भाई कि हमको एज अ नॉवल लिखना है, एज अ कहानी लिखना है, एज अ पोएम लिखना है, तो वही चीज़ है। ठीक है, ये क्या है, गद्य की विधाएं हैं। उसके बाद उपन्यास और कहानी में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए कि कहानी क्या होता है। नॉवेल को हमें पता है कि क्या होता है, बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है, और ये किसी एक घटना को नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की या फिर पूरा ये का। जैसे कि हम लोग, अगर हम लोग राम के, भगवान राम का ये में बना रहे हैं तो उसका कोई एक बाल कांड हो गया या कोई सीता हरण, कुछ भी एक में बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा। जब हम लोग किसी शॉर्ट ये को लेंगे, एक कहानी का कोई भी ये का, तो वो कहलाएगा आपका कहानी। ठीक है, और नॉवेल क्या कहलाएगा, जो पूरा विस्तृत रहेगा, पूरे लंबे समय के लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। पात्रों की संख्या भी नॉवेल में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, कहानी में क्या होगा, कम होगा। टाइम लिमिट इसमें क्या होगा, कहानी में आप एक जगह एक बार में पढ़ सकते हैं, नॉवेल को आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नॉवल और आपको ये स्टोरी पढ़ना है, तो चलिए हम लोग उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, तो हिंदी कहानी एवं हिंदी उपन्यास। हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास का उद्भव कहाँ से हुआ, ओरिजिन मतलब, और इसका विकास कैसा रहा है। ठीक है, यूनिट 2 में आपको कुछ उपन्यास पढ़ना है, जो नॉवेल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए, कितने पाकिस्तान, जो किसका है, कमलेश्वर जी का है। फिर मानस का हंस, और ये किसका है, तो अमृतलाल नागर का है। नागर ही है ना, ला। चलिए, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है, आपको कुछ कहानियाँ पढ़ना, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही 8 हुआ है टोटल। देखिए, दुनिया का अनमोल रत्न, जो किनका है, प्रेमचंद जी का। ठीक है, और परिंदे किनका है, तो निर्मल वगरा का। उसने कहा था किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर कोसी का घटवार, शेखर जोशी का। फिर है आपका दीप की दावत, जो किसका है, भीष्म सहनी का। फिर तीसरी कसम किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का। फिर है शरणदाता आपका किसका है, अज्ञे का है। और दिल्ली में एक मौत किसका है, तो कमलेश्वर का है। ठीक है, ये आपको याद भी रखना है कि कौन सा किसका है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका कुछ यूनिट 1 से क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, सोचिएगा कि 5 मार्क्स का आएगा तो इसको स्किप कर देंगे, नहीं, यहीं से हम लोग को लॉन्ग आंसर का क्या मिलता है, बेस मिलता है। तो इसको समझिएगा तो लॉन्ग आंसर वाला भी क्या होगा, ईजी पड़ेगा आपका। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी कहानी का प्रारंभ किसे माना जाता है। तो हिंदी कहानी का प्रारंभ किसे माना जाता है भाई, तो देखिए हिंदी कहानी का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। यहाँ किसे नहीं होगा, किनसे होगा। ठीक है, किंतु इसे सशक्त रूप से प्रेमचंद ने स्थापित किया। प्रारंभ कौन किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, जो हमारा आधुनिक काल का सबसे पहला कौन सा, भारतेंदु युग से भी जाना जाता है, अगर आपको पता होगा तो वहाँ से इसका प्रारंभ माना गया है। और फिनिशिंग किसको बोला गया है कि कौन दिया है, तो प्रेमचंद के कारण। ठीक है, अब देखिए प्रेमचंद की कहानी दुनिया का अनमोल रत्न का मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय मतलब थीम क्या है इसका,
तो थीम क्या है इस कहानी का? विषय है मानवता का सच्चा मूल्य और निस्वार्थ भाव की महानता। यहाँ पे दुनिया का अनमोल रत्न किसे बताया गया है? तो जो हमारा है, तो निस्वार्थ भाव से क्या करना, निस्वार्थ भाव रखना। निस्वार्थ मतलब हमारे माँ हमें कैसे प्यार करती, एकदम निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनल, उनको उनमें कोई उसमें स्वार्थ नहीं छुपा है कि हाँ ये कल मेरे को बैक वो करेगा, है कि नहीं, मतलब समझे, तो वो नहीं है, निस्वार्थ भाव से करते, जान रहा है कि हाँ बेटा है कल दिन मारेगा ही, हमको घर से निकालेगा, फिर भी वो प्यार करती है उतना ही, है कि नहीं। ये एक्सेप्शन केस हम आपको बता रहे हैं। ओके, चलिए। फिर थर्ड में आपका कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये कौन है? कमलेश्वर जी। ठीक है। मानस का हंस उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? तो जो मानस का हंस जो आपका नॉवेल है, उपन्यास है, वो किसके जीवन पर बेस्ड है? तो यह तुलसीदास के जीवन पर बेस्ड है। ठीक है, तुलसीदास के जीवन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। 5 में है आपका उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था का कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर है परिंदे कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोसी का घटवार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र मतलब जो मेन कैरेक्टर जो होता है, प्ले करता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, पात्र। तो देखिए कोसी का घटवार में कौन है भाई मुख्य पात्र? तो प्रमुख पात्र घटवारिन है। ठीक है, तो घटवारिन है, दैट मीन क्या, स्त्रीलिंग कोई लेडी होगी, जो ग्रामीण नारी के संघर्ष और संवेदना का प्रतीक है। ठीक है, जो ग्रामीण जो नारी होती है, गांव में जो होती है, कितना स्ट्रगल करती है, तो उसी के बारे में यहाँ पे है। ओके, 8 में है चीफ की दावत कहानी में किस सामाजिक समस्या का चित्रण है? तो किस सामाजिक समस्या का चित्रण है भाई? तो इसमें समाज के उच्च वर्ग की दिखावरी प्रवृत्ति और मूल्यहीनता का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। चिप की दावत मतलब क्या है? अपर क्लास लोगों का बात यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे वो दिखावेपन में जीते हैं। ठीक है, कैसे उसमें क्या मानवता एकदम खत्म हो चुका है, उसका जो वैल्यू होता है, और उसको कैसे बताया गया व्यंग्यात्मक तरीके से। व्यंग्यात्मक मतलब टोंट के तरह से, जो क्या करता है, कहानी हो या लेखक को अधिक प्रभावशाली बनाता है ये शैली। ठीक है, किसी बात को आप डायरेक्ट नहीं कह के जब आप इनडायरेक्ट कहते हैं, तो वो और भी ज़्यादा क्या प्रभावशाली साबित होता है। फिर आपका तीसरी कसम किस लेखक की रचना है? तो यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना है। फिर आपका 10 में है शरण दाता कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय है। 11 में दिल्ली में एक मौत कहानी किस लेखक की है? तो ये कमलेश्वर की रचना है। फिर एक कितने पाकिस्तान उपन्यास जो नॉवेल है किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये बता रहे ये जो उपन्यास है कौन से घटना से जुड़ा हुआ है? तो यह उपन्यास भारत के विभाजन और सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। भारत के विभाजन मतलब जो पाकिस्तान और भारत अलग हो रहा होगा। ठीक है, 13 में मानस का हंस उपन्यास प्रमुख पात्र कौन है? तो हम लोग ऊपर भी पढ़े कौन है, हमारे तुलसीदास जी, उनके जीवन के पर बेस्ड है। 14 में उसने कहा था कहानी का प्रमुख विषय क्या है? तो सेंट्रल थीम क्या है उसने कहा था? तो इस कहानी का विषय प्रेम, त्याग और कर्तव्य की मर्यादा है। ठीक है, प्रेम, त्याग और कर्तव्य की मर्यादा, और ऑल ओवर हमारा जीवन क्या है, इसी 3 चीज से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, प्रेम, त्याग और कर्तव्य, है कि नहीं। एट द एंड हम लोग यहीं पे आके घायल हो जाता है कि नहीं। 15 में देखिए निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो यह आंदोलन नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई है, और ये साहित्य का आंदोलन है। ठीक है, कोई ये नहीं है। चलिए 16 में देखिए कोसी का घटवार कहानी का परिवेश किस क्षेत्र से लिया गया है? तो हम लोग ऊपर ही पढ़े कैसा था, तो ग्रामीण क्षेत्र का पृष्ठभूमि है। ठीक है, ये अपर या लोअर नहीं, क्या ग्रामीण क्षेत्र पर लिखा गया है। 17 में देखिए चीफ की दावत कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य मेन कैरेक्टर कौन है इसका? तो मुख्य पात्र चीफ और उसके आसपास घूमता समाज है जो आडंबर से भरा है। आडंबर मतलब जो दिखावापन से भरा हुआ है, अंदर उसमें कैसा है, पूरा खोखला है कि नहीं है, तो वही है।
18 में है तीसरी कसम कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो क्या है, इस गांव शहर के जीवन, प्रेम और लोक संस्कृति की गहराई को दर्शाया गया है। इसमें गाँव तीसरी कसम में क्या है, तो जो गांव और शहर का जीवन है दोनों को लिया गया, नॉट ओनली गांव नॉट ओनली शहर, इसमें क्या है दोनों को बताया गया है कि गांव और शहर का जीवन कैसा होता है, वहाँ की प्रेम प्रेम क्या है, लोक संस्कृति, वहाँ का कल्चर क्या है, ठीक है, ये सबको यहाँ पे दिखाया गया है। हो सकता है कंपेयर भी किया होगा, आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। फिर है शरणदाता कहानी के लेखक किस मानवीय मूल्य की ओर संकेत करते हैं? तो किस मानवीय जो ह्यूमन वैल्यूज है उस पे संकेत करते हैं भाई? तो इसमें मानवीय करुणा, साहस और आत्मबल की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। फिर 20 में आपका दिल्ली में एक मौत कहानी का मुख्य भाव क्या है? तो इसका मुख्य भाव क्या है? इसमें महानगरीय जीवन की संवेदनहीनता और अकेलापन का यथार्थ चित्रण है। ठीक है, अकेलापन, जैसे हम लोग को लगता है कि बहुत भीड़, बहुत सुख, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी है, लेकिन वहाँ लोग अकेलेपन से क्या होते हैं, जूझ रहे होते हैं। पहले तो आप जब हम लोग 24-25 साल के होते हैं तो पैसा कमाने का जुनून रहता है, 30-35, बहुत हद तक तो 40 साल तक। उसके बाद हमें क्या लगने लगता है, अकेलापन लगने लगता है, हमें कुछ अपने लोग चाहिए होते जो दिखावा ना करे, और शहर पूरा दिखावेपन से क्या होता है, भरा हुआ रहता है। तो वही है। अब आपसे इसका कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो इसको चलिए देखते हैं। चलिए, तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है, तो हिंदी साहित्य के विकास की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। हिंदी कहानी का विकास भारतेंदु युग से प्रारंभ होकर प्रेमचंद, अज्ञ, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर आदि तक पहुंचाया गया। इनिशिएट कौन किए थे, हमारे भारतेंदु जी, ठीक है। और इन्हीं के काल को, टाइमलाइन को, टाइम पीरियड को क्या कहा गया, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद आया हमारा क्या, द्विवेदी युग, अगर आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक कहानियों में उपदेश और आदर्श की प्रधानता थी। जो प्रारंभ की कहानियां थी, जब वो आधुनिक काल की स्टार्ट हुआ, तब उस टाइम क्या हमें क्या सिखाना चाहते थे, मोरल वैल्यूज सिखाना चाहते थे, ठीक है, सजेशंस देते थे हमें। लेकिन उसके बाद देखिए, प्रेमचंद की कहानी को सामाजिक यथार्थ और मानव संवेदना से जोड़ा गया। उसके बाद प्रेमचंद, आप प्रेमचंद का कोई भी कहानी उठा के पढ़ लीजिए, गोदान, रणभूमि, कोई भी, आपको लगेगा, पूस की रात, जो भी है, आप क्या कीजिए, आपको पढ़िएगा तो लगेगा कि भाई ये सब घटना उस टाइम तो नहीं लगेगा, बट आप फील कीजिएगा तो लगेगा कि कहीं हम वहीं पे तो नहीं थे, मेरे लगेगा कि आपके पीछे सारी घटनाएं हो रही है, इतना पावरफुल था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता के बाद कहानी में मनोवैज्ञानिक गहराई, अस्तित्ववादी दृष्टिकोण और व्यक्ति के अकेलेपन का चित्रण हुआ। और हमें पता है कि क्या, जो प्रेमचंद जी थे हमारे, एकदम सामाजिक यथार्थ पर लिखते थे। सामाजिक यथार्थ कहने का क्या मतलब है, कि जो जनजीवन में होता है उसको एकदम एज इट इज़ लिख देना, कोई भी नमक मिर्च लगा के नहीं, कि हाँ लोगों को इसमें एंटरटेनमेंट होगा, हंसी आएगा, वैसा नहीं, जो है सो है, ओके। नई उसके बाद देखिए, नई कहानी आंदोलन के तहत निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव ने मनुष्य के भीतरी द्वंद्व को केंद्र में रखा। ठीक है, इस प्रकार हिंदी कहानी लोक जीवन से प्रारंभ होकर आधुनिक जीवन के गहन यथार्थ तक पहुंच गई। अब यहाँ पे हम लोग को बताना है कि प्रेमचंद की कहानी दुनिया का अनमोल रत्न का सार लिखिए। ठीक है, यानी आपको समरी इसमें एक व्यू में आप इसको देख लीजिए। तो प्रेमचंद की नैतिक और मानवीय दृष्टि को प्रकट करती है। ये कहानी किसका प्रकट करती है, जो उसका मानवीय दृष्टि है, जो एज ए ह्यूमन वो देखते हैं, सोचते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, यहाँ पे वो चीज़ प्रकट हो रहा है। आप कोई भी एक्शन करते हैं, आप कोई भी चीज़ बोलते हैं, तो उससे आपकी दृष्टि का पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं, किसके बारे में, आपकी सोच कितनी ऊंची है, कितनी छोटी है। इसीलिए हमेशा क्या कीजिए, अपने भावनाएं, अपने बोली को अपना सोच समझ कर प्रकट कीजिए, ठीक है। कहानी में राजा अपने मंत्री से पूछता है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है। ठीक है, इस कहानी में राजा क्या करता है, अपनी मंत्री से पूछता है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है, राजा मंत्री जी हमें बताइए। तो कई रत्न प्रस्तुत किए जाते हैं, पर अंततः एक बूढ़ा आदमी बताता है कि सबसे अनमोल रत्न मानवता है। ठीक है, और वो मंत्री क्या करता है, एक से एक रत्न लाके हजारों खड़ा कर देता है कि हाँ ये है, लेकिन वो सब क्या हो जाता है, हार जाता है, किसके आगे, और मानवता के आगे। और ये बताता कौन है, वहाँ का एक बूढ़ा
आदमी बताता है, ठीक है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि असली मूल्य सोने चांदी का नहीं बल्कि इंसानियत का होता है। यह कहानी आज भी नैतिकता और करुणता का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रेमचंद का कहानी सब ना इमॉर्टल हो गया, जो उस टाइम के लिए लागू होता था, जो डिमांड था, अभी भी वो चीज़ का क्या है। अभी भी अगर मानवता नहीं रहेगा, संवेदनशीलता नहीं रहेगा, तो दुनिया क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है कि नहीं। भले टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़े, बट क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा बाद में मनुष्यों को। कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान का उपन्यास का केंद्र विचार लिखे, तो इसका क्या सेंट्रल विचार थॉट क्या है कितने पाकिस्तान का, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। कितने पाकिस्तान उपन्यास में लेखक ने इतिहास, धर्म और राजनीति के नाम पर हुए विभाजनों की गहराई से पड़ताल की है। पड़ताल मतलब जांच की है, उसमें ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो बोले कि यहाँ पे उपन्यास में लेखक ने इतिहास, धर्म और राजनीति के नाम पर हुए, इस सब के ही नाम पे ना विभाजन हुआ, वरना क्या नीड पड़ता किसी को। तो उपन्यास का तथ्य यह बताता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे विभाजन केवल भौगोलिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। और ये क्या बोलते हैं, बस भौगोलिक, बस ज्योग्राफिकल बॉर्डर लाइन नहीं है कि हाँ यहाँ से वहाँ, ये क्या बोल रहा है कि मानसिक भी है। मतलब हम लोग क्या है, अपने जो इनर थॉट से उससे भी अलग है, और ऑब्वियसली है पाकिस्तान जैसा हम नहीं सोचते हैं, है कि नहीं। इसमें लेखक ने इतिहास को अदालत की तरह प्रस्तुत किया है, जहाँ धर्म, राजनीति और मनुष्य के अपराधों का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन मतलब क्या होता है, जांच होता है। हम लोग जाते हैं, अदालत जाते हैं, जहाँ वकील क्या करता है, अपनी दलीलें पेश करती है, और वहाँ का जो जज होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो क्या करता है, मूल्यांकन करता है, कौन कितना सही है, कितना गलत है। वही चीज़ यहाँ पे क्या, कौन यहाँ पे जज कौन है, तो इतिहास को रखा है, ठीक है। चलिए फोर्थ में आपका अमृतलाल नागर के मानस का हंस का उपन्यास का उद्देश्य क्या है, तो अब इसका हम लोग सेंट्रल थीम देखते हैं क्या है। तो मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। ये लाइन हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि ये किसके जीवन पर आधारित है, हमारे स्वामी तुलसीदास के जीवन पर। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उपन्यास, इसमें लेखक ने तुलसीदास के जीवन, संघर्ष, भक्ति और समाज के प्रति समर्पण का यथार्थ चित्रण किया है। उनका जीवन में जो संघर्ष थे, ठीक है, जो उनका जीवन में संघर्ष था, और जो उनकी भक्ति थी, और उनका जो समाज के प्रति समर्पण यानी सेक्रीफाइस जो किए थे, या जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसका यथार्थ चित्रण क्या है, यानी रियलिस्टिक वे में किया है। ऐसा नहीं है कि नमक मिर्च लगा के किए, जो किए हैं वो एज इट इज उन्होंने बताया है। तुलसीदास को समाज में कई बार अस्वीकार किया, ठीक है, तुलसीदास को समाज ने कई बार ठुकरा दिया, उनका उनका लिखा हुआ, उनका ये लोग उतना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, परंतु उन्होंने भक्ति और आस्था के मार्ग को नहीं छोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग क्या होता है, हमारे पर कोई संकट आ जाता है या कुछ होता है हमारे साथ गलत, तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो बस बुरे आदमी का साथ देता है, ऐसा फीलिंग आता है, एकदम आता ही होगा, आप लोग को भी आता है। लेकिन उन्होंने इतना, उनमें पेशेंस था कि ऐसे नहीं कि हम भगवान को तुरंत दोष देने लगे या कुछ, उन्होंने अपने भक्ति और आस्था का मार्ग को नहीं छोड़ा। इस उपन्यास का उद्देश्य जीवन में भक्ति, नैतिकता और सहिष्णुता को महत्व पुनः जागृत करना, और इसमें इसी के ये से बताना चाहते हैं कि हमें जीवन में भक्ति भक्ति बस ऐसा नहीं कि बस ईश्वर की भक्ति करना, मानवता की भक्ति करना, है कि नहीं। नैतिकता, मोरल वैल्यूज, जो आपको संवेदनशील होना चाहिए, किसी का गलत पे गलत बोलना, सही पे सही बोलना, किसी का स्टैंड लेना, तो यही सब क्या कहलाता है, नैतिकता कहलाता है। तो इसी को पुनः जागरण करने के लिए, यानी फिर से जीवित करने के लिए, लोगों के लिए यह इसको लिखा गया था। ओके, अब है हमारा 5 नंबर पे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था कि विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं लिखिए का मतलब ये नहीं होता है कि उसका सार लिखिए या उसका विचार लिखिए, ठीक है। विशेषताएं में मतलब उसकी भाषा शैली क्या है, उसमें प्रधानता किसकी किसकी है, तो ये सब आपको लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह हिंदी की पहली आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहानी मानी जाती है, इसीलिए और भी ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, जब आपका आप बाह्य तरीके से नहीं, अंदर पूरा एकदम सोचते हैं, ठीक है, इंटरनल थिंकिंग, आपके मन में जो गुस्सा आता है, आपका जो प्यार आता है, जो स्ट्रेस आता है, जो फियर आता है, ये सब किसके कारण होता है, क्या किसके, साइकोलॉजिकल जिसको बोला जाता है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, इसमें प्रेम, कर्तव्य और बलिदान का अनोखा क्या है, संगम है। इसमें आपका दिमाग द्वंद्व में फँस जाता है कि किसका साथ दे, किसका नहीं दे, है कि नहीं? फँसता ही है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कहानी का नायक लेटू यानी लेहना सिंह है, अपने बचपन के प्रेम के प्रति आजीवन निष्ठावान रहता है। युद्ध के मैदान में जब उसने अपने बचपन की प्रेयसी का पति मिलता है तो उसके प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान दे देता है। देखिए अभी के युग में क्या होगा कि गोली मारा जा रहा है कि नहीं? लेकिन उसने अपने जो उसका जो बचपन का प्यार था उसके पति को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और बदले में अपना बलिदान, अपना जान, अपना जीवन क्या करता है, दे देता है। यह कहानी भारतीय संस्कृति में निष्ठा और त्याग के आदर्श को उजागर करता है। 6 में आपका निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे का सारांश लिखिए। चलिए तो इसका अब हम लोग सारांश देखते हैं, समरी देखते हैं, ठीक है। तो परिंदे, यह कहानी नई कहानी आंदोलन की प्रतिनिधि रचना है। इसमें आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन, असुरक्षा और संबंधों की जटिलता को दर्शाया गया है। परिंदे वाले इस पे क्या है कहानी पे, तो नई कहानी के आंदोलन का ये पहला बात तो प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें क्या है, मनुष्य जो आधुनिक मनुष्य जो अभी का हम जो अकेलापन से गुजरते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, ठीक है, और संबंधों की जटिलता को दर्शाया। पहले क्या होता था कि हाँ भाई इससे प्यार है तो प्यार है ना? लेकिन अब हमारे पास क्या हो जाता है, ऑप्शंस हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो वही है, अपने संबंधों को पहचानना नहीं। अब आदमी शादीशुदा रहता है फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है, तो ये सब क्या है, संबंधों की जटिलता हो गया है। भाई भाई में आज प्यार नहीं है कि नहीं? देखिए कहानी के पात्र अपने अंदर की खालीपन से जूझते हैं। परिंदे में पक्षियों की उड़ान का प्रतीक है, ठीक है। परिंदे एक नंबर में पूछ सकता है कि परिंदे किसका प्रतीक है, तो पंछियों की उड़ान का है, स्वतंत्रता और तलाश की। अब परिंदे ये क्यों उड़ते हैं भाई, तो अपनी स्वतंत्रता के लिए, है ना। निर्मल वर्मा ने भाषा में गहन संवेदना और मनोवैज्ञानिक गहराई पैदा की है। मनोवैज्ञानिक गहराई मतलब आपको सोचने के लिए वो क्या कर देगा, मजबूर कर देगा। उसके बाद है हमारा 7 में कोशी का घटवार कहानी में ग्रामीण जीवन का चित्रण कैसे हुआ है, तो देखिए कैसे हुआ है। इस कहानी में शेखर जोशी ने बिहार के कोसी क्षेत्र की लोक संस्कृति, नारी और की मजबूरी और श्रमजीवी वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। तो ये किसका है, पहला बात तो बिहार के ग्रामीण गांव की रचना है, जिसमें लोक संस्कृति मतलब जो वहाँ रीजनल कल्चर होता है, ठीक है। और क्या एक विमेन को, एक नारी को, एक स्त्री को कौन कौन सा मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। श्रमजीवी, श्रमजीवी मतलब जो छोटे मोटे काम करते हैं जो लोग, उसके उस वर्ग के बारे में बताया गया है ना। जहाँ बच्चे से लेके बूढ़े तक उसके फैमिली में काम करते हैं, ताकि आज कमाएंगे तभी कल वो क्या कर पाएंगे, खा पाएंगे। घटवारिन का जीवन समाज में स्त्री की असमान स्थिति और उसके संघर्षों को उजागर करता है। असमान स्थिति मतलब अनइक्वल, है कि नहीं, सिचुएशंस। चलिए लेखक ने स्थानीय भाषा, बोली और परिवेश का सजीव प्रयोग किया, इसलिए वहाँ पे लोक संस्कृति वर्ड का यूज़ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज उसका, बोली का, वहाँ का बोलचाल, परिवेश, खान पान सबका एक सजीव क्या किया है, चित्रण किया है। कहानी में मानवीय संवेदना और सामाजिक यथार्थ का अद्भुत संगम मिलता है। उसके बाद देखिए 8 में आपका चीफ की दावत कहानी में किस विडंबना का चित्रण है। तो जैसे कि हम लोग इसको पहले ही पढ़े कि क्या ये आडंबर जीवन का ये बताता है, चीफ और उसके आसपास के समाज का ये में है। तो चलिए इसका हम लोग रीड करते हैं। भीष्म साहनी की यह कहानी भारतीय मध्य वर्ग के दिखावे और पाखंड पर तीखा व्यंग्य करती है। ये किस पे किया है, मिडिल वर्ग पर किया, जो कि हम लोग मानते हैं कि मिडिल वर्ग सबसे बेस्ट होता है, लेकिन इसी को इन्होंने बताया है। तो कैसे बताया, अब देखिए। चीफ की दावत के बहाने लेखक ने समाज में फैले असमानता, पदलोलुपता और आडंबर का चित्रण किया है। पात्र अपनी असलियत छिपाकर ऊंचे पद वाले की खुशामद में लगे हैं। यह कहानी सामाजिक नैतिक पतन का गहरा प्रभाव करता है। ओके, चलिए अब हम लोग तीसरी कसम का हम लोग यहाँ पे क्या कहानी का संदेश है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह कहानी गांव के भोले भाले बैलगाड़ी चलाने वाले हीराराम और एक नाचने वाली
हीराबाई के बीच के भावनात्मक संबंध पर आधारित है। मतलब जो एक आदमी है जो भोला-भाला है, सिंपल है और क्या करता है बैलगाड़ी चलाता है जिसका नाम क्या है हीरामन, ठीक है? और एक लड़की है जो नाचती है उसका क्या नाम है हीराबाई और इसके बीच में इमोशनल रिलेशन पर आधारित है, ठीक है? दिनों में लोक संस्कृति प्रेम और नैतिकता का बहुत सरल परंतु गहराई से प्रस्तुत किया है। कहानी का संदेश है सच्चे प्रेम में त्याग और मर्यादा का होना आवश्यक है। क्या बता रहा है यहाँ पे कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसमें क्या त्याग मर्यादा ये सब क्या हो जाता है होना आवश्यक बताया गया है। 10 में देखिए कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत कहानी का सामाजिक प्रासंगिकता लिखिए। तो क्या है भाई इसका यह कहानी महानगरीय जीवन की संवेदनहीनता को उजागर करती है। संवेदनहीनता मतलब हम अगर दुख में हैं तो आपको भी क्या होना चाहिए थोड़ा बहुत दुख होना चाहिए। अगर आप नहीं है आप पे नहीं हो रहा है वो चीज़ तो आप क्या है संवेदनहीन आदमी है ना? एक व्यक्ति की मौत होती है पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके हर कोई वैसे स्वार्थी और उदासीन है। क्या करेगा एक दिन आपके पास आ जाएगा ओ आई एम सॉरी बोल के आपको क्या करेगा चला जाएगा। तो वो क्या है आडम्बरी ही है बस फॉर्मेलिटी निभा रहा है कि नहीं किसी को कोई दुख नहीं हो रहा है किसी के सुखी पे कोई सुख नहीं सुख मतलब खुश नहीं हो रहा है ना। तो देखिए एक व्यक्ति की मौत होती है पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हर कोई व्यस्त स्वार्थी और उदासीन है। कमलेश्वर यहाँ आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन और मानवीय मूल्यों के पतन को दिखाई देते हैं। पतन मतलब खत्म होने के कगार में ठीक है। यह कहानी आज के शहरी समाज की त्रासदी का सटीक चित्रण करती है। देखिए उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर दे रहे हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा बेटा ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा जस्ट ओनली क्या 60 रुपीज़ में। आप अभी सेमेस्टर 3 में हो जब तक आप 8 में जाओगे ये पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। जो आपका माइनर पेपर सेक पेपर जो जो होता है वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास विस्तार से लिखिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो आप अपना देख लीजिएगा ठीक है। दूसरा में है आपका कहानी प्रेमचंद के कथा साहित्य में मानवता का चित्रण दुनिया का अनमोल रत्न के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए ठीक है। तो ये मानवता का चित्रण जैसे अनमोल रत्न इसी को बताया गया मानवता को ही बताया गया कि कितना सोना चांदी पीतल सब ला के रख दिया लेकिन सबसे बड़ा रत्न एक जो क्या वृद्ध व्यक्ति था उसने बताया था तो उसी को आपको थोड़ा इलाबोरेट करके लिखना है। थर्ड में कितने पाकिस्तान उपन्यास में विभाजन और मानवता का प्रश्न का विवेचन किया है तो ये आपको लिखना है। 4 में है मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो क्या क्या उनको संघर्ष करना पड़ा उनको समाज ने अस्वीकार कर दिया फिर भी उन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा तो यही सब लिखना है। 5 में है उसने कहा था कहानी में प्रेम और कर्तव्य के संघर्ष का विश्लेषण कीजिए। तो देखिएगा ये क्या है एक भावनात्मक इमोशनल है जो सच्चा प्यार का ये है पढ़ना चाहिए आप लोग को मजा आएगा। 6 में है परिंदे कहानी में आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन का चित्रण कीजिए। ये वाला पढ़ के आप नहीं भी जाइएगा तो क्या करके जाके लिख के आ जाइएगा। आज का आदमी असुरक्षित है संबंधों में जटिलताओं में फंसा हुआ है यही सब लिख देना एकदम तो डरना नहीं है ठीक है। कोसी का घटवार कहानी में नारी के संघर्ष और श्रम का चित्रण कीजिए। आप एक एक बार पढ़ लीजिएगा ना एकदम समझ में आ जाएगा और एकदम क्या है ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग अपने से भी अगर इसको एज ए सेंट्रल थीम में लिखिएगा और कहानी का कुछ कुछ पात्र जो है उसके बारे में लिख दीजिएगा तो आराम से एकदम अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको। 8 में देखिए चीफ की दावत कहानी में सामाजिक आडंबर पर व्यंग्य का विश्लेषण कीजिए। तो जो असमानता था तो उसी को यहाँ पे आपको बताना है ठीक है। जो ऊंचे पोस्ट में रहता है उसका हम लोग क्या करने लगते हैं चापलूसी करना शुरू कर देते हैं तुरंत कुर्सी ला के दे देते हैं। वही एक आपका गांव का आएगा आदमी तो आप उसको बोलिएगा भी नहीं बैठने के लिए। ये प्रवृत्ति हमारे में भी है। आप कितना भी मना कर ले ना कर ले हम लोग कोई भी नेता को पूरा पीछे से गाली देते हैं ये वो उसके सामने जैसे चल जाएंगे एकदम पैर में गिर जाएंगे है कि नहीं फोटो खिंचाने के लिए। 9 में देखिए तीसरे कसम कहानी में लोग जीवन और प्रेम का समन्वय कीजिए। तो वही वाला है आप इसमें कीजिएगा ठीक है। हीराबाई और हीरामन हीराबाई था।
10 में आपका दिल्ली में एक मौत कहानी में आधुनिक शहरी जीवन की विडंबना का चित्रण कीजिए। क्वेश्चन आपका बहुत एकदम मस्त-मस्त आएगा, इसमें एकदम डरना नहीं है, ठीक है? नहीं भी पढ़ के जाइएगा तो भी लिख लीजिएगा जो आराम से, और इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, अच्छा मार्क्स आना चाहिए। और आपका देखिए मार्क्स आपका सेमेस्टर 3-4 तक ही अच्छा-अच्छा आएगा, उसके बाद आपको ना एवरेज मार्किंग वाला एकदम कम-कम आएगा। इसीलिए स्टार्टिंग के ही सेमेस्टर में हमें प्रयास करना चाहिए कि अच्छा मार्क्स आए, ताकि एटलीस्ट हम लोग क्या डिस्टिंक्शन से पास हो सके, ठीक है? शरणदाता कहानी में अज्ञ द्वारा मानवीय करुणा और आत्मबल का चित्रण कीजिए। फिर है 2 में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। थर्ड में हिंदी उपन्यास के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कमलेश्वर की कथा दृष्टि का विवेचन कितने पाकिस्तान दिल्ली में एक मौत के संदर्भ में कीजिए। 5 में अमृतलाल नागर की उपन्यास कला पर प्रकाश डालिए। उपन्यास कला पे वो उनका लेखन शक्ति कैसा है, कैसे लिखते हैं, किस विषय पर ज़्यादा लिखते हैं, वो सब करना है, ठीक है? और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप ऐप से बाय कर लीजिए उसको, ज्ञान सागर ऐप नाम है, सिंस 2019। 60 रुपीज़ लगेगा, इनरोल कीजिएगा। पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा हर सेमेस्टर में, जब तक आप सेमेस्टर 8 तक चले जाएंगे। Bye guys, all the best for your exam. Take care.